ठीक है, तो अभी हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये 7th क्लास के मैथमेटिक्स है, इम्पोर्टेंट है और इजी भी है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, लाइन्स हो गया आपका रेखा, एंगल्स हो गया आपका कोण, इसको कहेंगे। ठीक है, तो लाइन्स एंड एंगल्स के स्ट्रक्चर में हम लोग पॉइंट्स हो गया, हो गया, रे मतलब किरण, और लाइन्स हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, ट्रांसवर्सल लाइन्स हो गया, इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम होते हैं बिंदु, ये इसको बोलते हैं पॉइंट्स, मतलब पॉइंट हो गया। ठीक है, बिंदु क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग देखेंगे, बिंदु मतलब जस्ट हो गया, हम लोग पेन लेके ऐसे डॉट डाल दी, यहाँ जो दिख रहा है वो इसमें ना मोटाई है, लंबाई है, ना चौड़ाई। ठीक है, तो ये आपका बिंदु हो गया। ठीक है, अगर हम कहें, अब ये बिंदु कहें, ये बिंदु से हम लोग इस तरह ठीक है, कि आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है लाइन है, लाइन मतलब कहेंगे रेखा हो गया। रेखा दोनों तरफ जाता है, इधर भी जा रहा है, इधर जा रहा है। इधर जो हम तीर का निशान एरो जो दिए हैं, ये अनंत दूर तक जाएगा, इन्फिनिटी। हाँ, इसका कोई ये नहीं है, सीमा नहीं है, असीमित है ये। तो ये रेखा है, इधर जाएगा, फिर इधर जो तीर दिए इधर भी जाएगा, ये असीमित दूर तक जाएगा इस तरह। ठीक, तो ये आपका रेखा हो गया। और मान लीजिए ये हो गया रेखा, लाइन। ठीक है, अब मान लीजिए इस रेखा का ही एक हिस्सा को रेखाखंड कर के, रेखाखंड मतलब हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, मान लीजिए ये जो रेखा है, इसको हम इतना बड़ा काटते हैं, तो इसका एक निश्चित दूरी होना चाहिए, डेफिनेट पॉइंट। मान लो ये 10 सेंटीमीटर, हाँ, तो ये क्या है, 10 सेंटीमीटर एक लाइन का ही एक हिस्सा है, जिसकी एक निश्चित दूरी है, लंबाई है इतने बड़ा, इसको हम कहेंगे रेखाखंड। रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन, ये लाइन हुआ, लाइन सेगमेंट। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं रे। रे मतलब किरण हो जाएगा। मान लीजिए ये एक पॉइंट सोर्स है। ठीक है, सोर्स है, यहां से कोई रोशनी इस तरह जाती है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ ये देखना है, इस सोर्स से जो निकल रही है, ठीक है, मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश के, मान लीजिए ये टॉर्च ही है, टॉर्च से टॉर्च दे, तो चूंकि ये सोर्स है, स्रोत है जिससे प्रकाश निकल रही है, और इससे बहुत सारी किरण निकल रही है, मतलब रे निकल रही है। मतलब इस तरह से बहुत सारे, हाँ, ऐसे हम लोग देखते हैं, इसको टॉर्च मानते हैं, ये टॉर्च है आपका। इस तरह से ये अनंत दूर तक जा रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रेखा है, रेखा है, इस दोनों ओर बढ़ता है, इधर भी जा रही, इधर भी जा रही, लेकिन आप यहाँ रे, किरण, ठीक है, मतलब ये जो है रे है। ठीक है, इस जगह से निकल रही है, ये प्लेस ऑफ ओरिजिन है। हाँ, यहाँ से आरंभ बिंदु है, यहाँ से निकल रही है लाइट, ये टॉर्च है, यहाँ से निकल रही है, अनंत दूर तक जा रही है, यहाँ एरो का चिन्ह देना। ठीक है, तो ये आपका रे कहलाए, किरण। ठीक है, तो लगता है मान लीजिए ये रे, ठीक है, यहाँ से दो किरण निकली एक जगह से, यहाँ ओरिजिन है, इस ओरिजिन से दो रे निकली, एक इधर गई, एक इधर गई। ठीक है, तो यहाँ जो झुकाव बन गया, ये इसको हम लोग बोलेंगे कोण, एंगल। एंगल, ठीक है,
इस झुकाव को ही माप को हम लोग कोण या एंगल कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रे। अब हम लोग देखते हैं समानांतर रेखा है, मान लो ये दो समानांतर रेखा है। ठीक है, रेखा है मतलब ये इन्फिनिट दूरी तक उधर जा रही है, भी इन्फिनिट, दोनों के बीच में हर जगह, हर पॉइंट, किसी भी पॉइंट, यहाँ पर, यहाँ पर, मान लीजिए इसको हम इधर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये तो दोनों लाइन्स है तो ये असीमित है, तो इधर इसको हम बढ़ा रहे हैं, ब्लैक बोर्ड से बाहर जा रही है, अनंत दूर तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन हर पॉइंट में, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, कहीं भी हो, दोनों के बीच में एक समांतर दूरी है। ठीक है, दोनों समांतर दूरी है, तो हम इसको कहेंगे समानांतर रेखा। रेखा, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच समान दूरी है, समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस लिखते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइंस में है, इसको हम चाहे उधर बढ़ाएं चाहे इधर बढ़ाएं, वो चूंकि ये लाइन से सीमित दूरी तक जाएगा, दोनों के बीच में एक समान दूरी बनी रहेगी। अब मान लो एक ये समानांतर रेखा है, एल एम है, नाम दे दिया एल एम। ठीक है, एल एम है, और एक और रेखा है, दोनों को इस तरह काटते हैं। ठीक है, मान लो इसको हम एन नाम दे, तो एल एम दोनों के समानांतर है, लिखेंगे एल एम। ठीक है, एल एम पैरेलल टू एम, और ये एक एन है, एन इज ट्रांसवर्सल लाइन, ये दोनों को काट रही है। ठीक है, लाइन एल एम पैरेलल है, एल एम एक दूसरे के पैरेलल है, और एन एक रेखा है जो दोनों को काट रही है। दोनों को काटने पर हम देख रहे हैं यहाँ पे जो है एंगल बन रही है। यहाँ मान लो हम यहाँ एक देखें एंगल, इसको हम नाम दे दिए एक एंगल, ये दिए, इसको एंगल 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी एक एंगल बन रही है, सॉरी यहाँ हम इसको 5 नंबरिंग करते हैं। ठीक है, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो हो गया आपका, यहाँ जो है कोण बना 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ जो दो एंगल के दो पैरेलल लाइंस को काट कर ट्रांसवर्सल लाइन जा रहा है, तो इस तरह से एंगल बनता है। अब यहाँ हमको एंगल्स का जो है एक दूसरे से क्या रिलेशन हो सकता है, कि परीक्षा में कहता है कि मान लीजिए किसी कोण का दिया हुआ है वैल्यू रहता है, तो आपको बाकी कोण के वैल्यू निकालना पड़ सकता है। कि यहाँ हम देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल 5 इस पोजीशन में, मतलब ए लाइन पर जो एंगल बनती है, को काट कर एंगल बन रही है, तो ये जो एंगल है, ठीक है, एंगल 1, ठीक है, उसी तरह से एम पे जिस पोजीशन में एंगल 1 है एल में, उसी पोजीशन में एंगल एम में जो कट कर एंगल बन रही है, एंगल 5 हो गई। ठीक है, तो हो गया आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों बराबर हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको बोलते हैं संगत कोण। ठीक है, संगत कोण है एंगल 1 एंगल 2 करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एल में 1 जिस पोजीशन पर है, एम में एंगल 5 उस पोजीशन पर। ठीक है, उसे तरह 2 और 6 एंगल
लाइन एल में जिस पोजीशन पर 2 है, एम में उस पोजीशन पर 6 है, ठीक है। तो हम लोग देंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, ये भी करस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण के थ्रू, ठीक है। उसी तरह से हम देंगे 3 एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। करस्पोंडिंग एंगल के थ्रू से दोनों बराबर है, यानी इस तरह से आप जाएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है। ये करस्पोंडिंग एंगल के थ्रू से जाएगा। तो आप यहां देख रहे हैं कि एक जो 5 के बराबर, 2 है 6 के बराबर, 7 है 3 के बराबर, 4 है 8 के बराबर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ जो हम दिखाए हैं पेयर ऑफ करस्पोंडिंग एंगल है, ये इसलिए बराबर है, करस्पोंडिंग एंगल के थ्रू बराबर है, सेम पोजीशन पे है दोनों, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग देखेंगे ये और ये, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के थ्रू आएगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में क्या करेंगे कि मतलब जब दो रेखा जो है एक दूसरे को इस तरह काट रही, तो यहाँ का एंगल है इस साइड के एंगल से बराबर। मान लो ऐसा है, ये एक रेखा है, ये एक रेखा काट रही है, इधर से करना, यहाँ एंगल बराबर हो जाएगा, इधर का इधर बराबर। यहाँ इस चीज को हम यहाँ दिखा रहे हैं, ये जो यहाँ आ गया है, मान लो हम ऐसे दिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा ये एंगल जो है इसके बराबर हो जाए, ये जो एंगल है इसके बराबर हो जाए, ठीक है। ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसी चीज के हम जिक्र कर रहे हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, ठीक। इस तरह से हम लोग का ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल में मतलब ऐसा पेयर रहता है जो एक दूसरे को ऑपोजिट रहता है, दो रेखा के कटने पर 4 एंगल्स बनते हैं, और चारों एंगल्स के में जो है दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट जो एंगल्स होता है उसका वैल्यू सेम रहता है, जैसे यहाँ पे जो है ना, इस तरह से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये भी इस तरह दिए, ये सब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएगा आपका, बराबर, ठीक है। तो हम लोग देखे करस्पोंडिंग एंगल, यहाँ देखे एंगल। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन के इस पार उस पार जो एंगल है उसका कितना वैल्यू होता है, ठीक है। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ देखने लाइन इसी चीज को देखते हैं, मान लो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ऐसे दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, ये जो हम यहाँ एल एम है, यहाँ जो हम दिया है इसी को हम यहाँ फिर बना रहे हैं ताकि साफ समझ में दिखाई दे। अब ये जो है आपका यहाँ जो है ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक सेम साइड ट्रांसवर्सल में हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है इसका इस साइड और एक इस साइड हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हम बोलेंगे एंगल 1, यहाँ एंगल 2 है, यहाँ एंगल 3, यहाँ एंगल 4 हो जाएगा। तो आप देखिए एंगल 1 और एंगल 2, चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो भी एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का जो वैल्यू रहता है उसका एंगल होता है 180 डिग्री, यानी ये और ये एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, मतलब ये इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो आ जाएगा इसको फिर से लिखते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है
एंगल 1 एंगल 2 दोनों का सम मिलाकर 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरह एंगल 4 एंड 3 सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसको हम छोटा लिखते हैं, सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2। अब देखिए एंगल 4 एंड 3 वो दोनों भी एक ही साइड में है, 180 डिग्री। ठीक है, यही है। ये भी एंगल 5 और 6 एक साइड में से। एंगल 7 और 8 सेम साइड होगा। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ये सेम साइड ऑफ द ट्रांसएंगल ट्रांसवर्स ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में दोनों जो एंगल है दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें करस्पोंडिंग एंगल देखें, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल देखें और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक, अब ठीक है, अब हम लोग जैसे कोई वैल्यू निकालेंगे, अब प्रॉब्लम बेस्ड पर जाएंगे, मतलब कोई सवाल रहेगा तो किस तरह से आपको वैल्यू निकालना है। अभी जो हम पढ़ाए करस्पोंडिंग एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल और एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सपोज कीजिए ये मतलब इसी पर प्रॉब्लम बेस्ड पे जाएंगे। अब इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मान लो कहीं एक्स दिया हुआ रहेगा, हाँ, कहीं एन दिया हुआ रहेगा, आपको वैल्यू उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। सपोज कीजिए यह जो है आपका एक्स वैल्यू है इसका। ठीक है, ये 70 डिग्री है। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लीजिए इसका जो है 110 डिग्री दिया हुआ है, वो आपको निकालना पड़ सकता है। मान लीजिए इसका वैल्यू जेड दिया है। ठीक है, तो जेड एंगल एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, हम कैसे करेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ जो एंगल एक्स ए लाइन पर जो जिस पोजीशन में एंगल एक्स है, ठीक है, उसी पोजीशन पर यहाँ पे कोई एंगल रहता है। ठीक है, मान लो ये एंगल है, एंगल टी दे दी मान लो, तो आप देख रहे हैं एक्स और टी दोनों क्या करस्पोंडिंग एंगल है, तो दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक्स और टी दोनों का वैल्यू इक्वल होगा करस्पोंडिंग के थ्रू से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। एक्स का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, मतलब एक्स इक्वल टू हाँ 70 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, इस तरह हम लोग लिखेंगे। ठीक है, एक्स इक्वल टू 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इस जगह हम देख रहे हैं, यानी ये 70 हो गया, यहाँ 70 हो गया एक्स का वैल्यू। अब यहाँ हम टी का वैल्यू निकालना चाहेंगे। टी का वैल्यू क्या निकलेगा, ऑब्वियसली ये टी का वैल्यू, यहाँ जो एक्स और टी जो है करस्पोंडिंग है, यहाँ पे हम दिए एक्स और टी करस्पोंडिंग है, तो आपका टी का वैल्यू निकलेगा। टी का वैल्यू निकल जाए, एक्स का जो वैल्यू है वो टी का वैल्यू होगा। ठीक है, करस्पोंडिंग एंगल के थ्रू से एक्स का वैल्यू है वह टी का हो जाए, टी 70 डिग्री हो जाए, मतलब आपको यहाँ पे हम 70 डिग्री निकल आया, यहाँ भी 70 डिग्री निकल आया। ठीक है, अब यहाँ 110 डिग्री है। ठीक है,
तो आप यहाँ जेड देख रहे हैं, ठीक है। तो इस जगह भी आपका 110 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल है, ठीक है। ये और ये करस्पोंडिंग, अगर यहाँ 110 हो गया तो ये जेड है, जेड जेड का क्या वैल्यू निकल सकता है, 110 से जेड, ये भी 110 हो गया। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाले एक्स, टी और जेड, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल के थ्रू निकालते हैं, क्योंकि कोई एंगल है, दिखाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका ये जो एंगल है 110, ठीक है। तो इस एंगल का क्या वैल्यू हो सकता है, ठीक है, इसको हम वो डोनेट कर दे। तो हम बोले थे कि जब कोई एंगल जो है, जब दो एंगल जो है एक सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल रहता है, मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इसके इधर है, मान लीजिए यहाँ भी एक कोई एंगल है, हाँ, तो ये चीज और ये दोनों का सम जो है ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल का दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं, जैसे 180 एंगल प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल, अब हम y का वैल्यू निकालेंगे, ये 70 डिग्री है, मतलब ये 70 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये 110, ये 70 डिग्री, तो इसका करस्पोंडिंग एंगल, इसका करस्पोंडिंग यहाँ पे 110 होना चाहिए, ठीक है। y का करस्पोंडिंग इस जगह पे 70 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो अब खत्म, इतना इसमें पढ़ना। ठीक है, और एक बात है कि जो है एक स्ट्रेट लाइन में कितना डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। जैसे एक सीधी रेखा है, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ देर पहले देख रहे थे कि जो रे जो है, मान लो एक सोर्स से, मान लो यहाँ से दो किरण निकलती है, इस तरह किरण निकलती है, ठीक है। तो यहाँ जो झुकाव है उसको हम लोग कोण कहते हैं, इसका कोई एक माप होता है, हाँ? ये जो कोण है इसका कोई दो रेखा यहाँ से निकला, एक बिंदु से दो रेखा निकला, दोनों के बीच का झुकाव को आप एंगल या कोण कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये भी एक तरह से आप देख सकते हैं, ये भी एक तरह से एक ही पॉइंट से निकला हो, दो अलग अलग दिशा में। मान लीजिए हम इसी को हम, ये कोण जो है ऐसे आ गया, ठीक है। ये रेखा जो, ये किरण जो है ठीक अपोजिट चला गया, मतलब एकदम ये है। तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, कुछ तो एंगल बनेगा, ये एक सीधी रेखा हो गई, सीधी रेखा, सीधी रेखा है ये। तो आप देखिएगा इधर से एक कोण बन सकती है और इधर से एक कोण बन सकती है, ठीक है, दोनों के बीच। तो एक सीधी रेखा में जो ये कोण जो यहाँ जो बनती है, इस तरह यहाँ का जो इस एंगल को इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया आपका 180 डिग्री का मान यहाँ बनता है, ठीक है। 180 डिग्री का मान बनता है किसी भी सीधी रेखा। तो इसके जरिए आप बहुत सारा सवाल बना सकते हैं ट्रांसवर्सल लाइन पर, जितना भी सवाल हम लोगों ने अब तक देखा है। तो अगर आप किसी सीधी रेखा को लीजिएगा, ठीक है, तो आप देखिए कि सीधी रेखा के एक दाएं तरफ या बाएं तरफ किसी एक तरफ में जो है कोई एक कोण का मान दिया हुआ रहेगा, तो दूसरे कोण का मान आप निकाल सकते हैं, जिससे हम आपको इस तरह के बोल सकते हैं। अभी हम लोग दोनों देखें एल एम वाला केस में, देखें एल एम, अभी अभी हम बताए कि एक सीधी रेखा है, ये भी एक सीधी रेखा है, दोनों को काट रही है, ठीक है।
चाहे आप जो है एंगल 1 एंगल 2 मान लीजिए, इसका वैल्यू हम दिए हैं, मान लो एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री का। हाँ, तो हम देखें कि एक सीधी रेखा के मतलब ये जो है एन जो है, हाँ, ये अगर 70 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होने चाहिए कि नहीं। तो एंगल 2 हम निकाल रहे हैं, कितना आ जाए, एंगल 2 का भाग 110 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ एक सीधी रेखा के एक तरफ, ठीक है, मान लीजिए अब हम यहाँ पे भी कोई एंगल है, मान लीजिए यहाँ हम 5 6 7 दे दी, 8 दे दी। अब यहाँ देखिएगा एंगल 5 और एंगल 7, एन एन एक रेखा हो गया, एन रेखा के में तो एंगल 5 और एंगल 7, क्या एन सीधी रेखा पर है, दोनों एंगल 5, दोनों का सम जो है इससे 80 डिग्री हो जाए, ठीक है, या कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए एंगल 5 का कोई वैल्यू दिया हुआ है, एंगल 5 का वैल्यू यहाँ 70 है, ठीक है, एंगल 5, एंगल 5 जो है 70 डिग्री, तो एंगल 7 का क्या वैल्यू होगा, ऑब्वियसली एंगल 7, हाँ, एंगल 7 का वैल्यू 110 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे एक सीधी रेखा है, हम देख रहे हैं सीधी रेखा है, इस तरह से एक और रेखा दी है, ये रेखा हो गई, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 70 डिग्री, तो इस साइड का y मान निकालो, ठीक है। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो है देख रहे हैं ये एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, और यहाँ से एक किरण निकलती है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं यहाँ इस साइड 70 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ y का वैल्यू निकालने के लिए कह सकता है। हम ऑलरेडी समझा चुके हैं कि एक सीधी रेखा में जो है यहाँ जो 180 डिग्री का एंगल बनती है, जैसे हम यहाँ होता है ऐसे 180 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। लेकिन इसी यहाँ पे एक इस जगह से एक यहाँ से एक किरण निकलती, तो इसको 70 डिग्री में भाग करती है, 70, तो ये देखिए यहाँ जो है 70 डिग्री है, तो ये ऑब्वियसली इसका सम और इसका जो इन दोनों कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ जैसे y प्लस 70 डिग्री, y प्लस 70 डिग्री 180 डिग्री, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 110 डिग्री हो गया, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी तरह को सवाल देखते हैं, मान लीजिए हम इसको दे दिए, एक निकाले, मान लीजिए 60 डिग्री है, तो यहाँ z का क्या वैल्यू होगा, इस कोण का क्या वैल्यू, ठीक है, z प्लस 60 और 80 डिग्री होगी, अब z निकल गया यहाँ से 120 डिग्री है, ठीक है। तो ये आसान सवाल है।